वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी बुक है ये पूरी की पूरी बुक हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में यानी कि विश्व इतिहास के बारे में है। तो इसकी आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। तो हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है अवधारणा और परिभाषा विश्व इतिहास। तो देखो यार, मैंने भी आपको बताया हम पूरी बुक के अंदर ही विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम विश्व इतिहास जो है इसकी थोड़ी सा इंट्रोडक्शन वगैरह सब इसके बारे में पढ़ेंगे कि विश्व इतिहास क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम इस वाले यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। बाकी इसको आगे हम कंटिन्यू पूरी बुक के अंदर हम विश्व इतिहास ही पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे। अब ये विश्व इतिहास का मतलब क्या है वो मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते टॉपिक, इतिहास क्या होता है। अच्छा यार देखो, विश्व इतिहास हमारे चैप्टर का नाम है, इस हमारी यूनिट का नाम है, और मैंने अभी आपको बताया कि हम पूरा इस पूरी बुक के अंदर ही हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे, यानी हमारे वर्ल्ड में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, वही सब पढ़ेंगे हम। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास क्या होता है। देखो हम बचपन से सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं हिस्ट्री, मतलब जब हम छोटे थे 7th 8th क्लास में तब से हिस्ट्री जो था ये स्टार्ट हो गया था, तो तब से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये इतिहास होता क्या है, मतलब हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक ही है हमारा इतिहास क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति, ह और आस, इससे इति, ह और आस 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। तो इन 3 शब्दों से मिलकर बना है और ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनसे मिलकर इतिहास शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखो यार साफ साफ पढ़ने से पता चल रहा है, इति का मतलब है ऐसा ही, ह निश्चित रूप से और आस था, तो ऐसा ही निश्चित रूप से था। तो यही मैंने बताया है कि इतिहास जो है इस शब्द का मतलब होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। यानी कि अब ये लाइन हमें कहना क्या चाहती है वो समझते हैं, यानी कि जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। जो भी घटनाएं हमारे पास्ट में घटी हैं यानी कि हमारे भूतकाल में घटी हैं वो सब किस में आ जाती है, वो इतिहास में आ जाती है। और वो घटनाएं जो है ना फ्रेंड्स वो असली में होनी चाहिए यानी कि निश्चित रूप से। मैंने भी बताया ऐसा नहीं कि किसी ने कहानी लिख दी कि इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, ऐसा नहीं। हिस्ट्री जो है वो प्रूफ मांगती है। आपने अपने पहले भी पढ़ा होगा कि हिस्ट्री को पढ़ते हैं जब हम तो कुछ सबूतों को मद्देनजर रख के पढ़ते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनको ध्यान में रख के, जैसे कि हिस्ट्री को कैसे देखो, हिस्ट्री बनती कैसे है, मतलब अगर आपने कहीं खुदाई की तो वहां पे आपको कोई सिक्के वगैरह मिल गए तो पहले ये पता किया जाता है ना कि कितने साल पुराने हैं, किस टाइम से बिलोंग करते हैं, मतलब कब से कहाँ से किस चीज से बने हुए हैं, उन पर क्या क्या छपा हुआ है, थोड़ी सी उनसे नॉलेज ली जाती है। फिर आप जो है उसको हिस्ट्री के अंदर यानी कि इतिहास के अंदर तब उस चीज को शामिल करते हो। ऐसा ही नहीं कि कोई भी चीज मैंने कह दी कि मुझे वहां ये मिला, वो इतने साल पुरानी थी, ऐसी थी, ये चीज नहीं मानी जाती। हिस्ट्री प्रूफ पर चलती है। जो चीज यानी कि जो घटना असलियत में घटी हो वही इतिहास होती है। तो ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए हिस्ट्री, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, ग्रीस के लोग उसको हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। तो शब्द का प्रयोग करते थे, यानी कि सबसे पहले ये जो इतिहास है इसके लिए सबसे पहले जो वर्ड आया हिस्ट्री, इसका इस्तेमाल किसने किया, इसका इस्तेमाल किया ग्रीस के लोगों ने। इतिहास के लिए ये जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीस के लोगों ने दिया, और हिस्ट्री का मतलब होता है बुनना। अब यहाँ पे बुनने से क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो यार, हमारे तो पास्ट में यानी कि हमारे भूतकाल में, हमारे बीते हुए समय में बहुत पहले बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, मतलब विश्व युद्ध हुआ, शीत युद्ध हुआ, उसके बाद हमारा मतलब बहुत सारी संधियां हुई, समझौते हुए, कई देश जो थे उनमें मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। अपने भारत को ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब बहुत सारी घटनाएं घटी। तो उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में, किसमें, एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर उनको किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि उनको एक कहानी की तरह बुनना, यही कहलाता है इतिहास। तो हिस्ट्री का मतलब यही है, बुनना। तो बुनने से मतलब समझ आ गया
कि जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर एक कहानी की तरह उनको पिरोना, उसी को बोल देते हैं बुनना, और वही होता है हमारा हिस्ट्री। इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस है। अब देखो यार, अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ द हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक, यानी कि इतिहास को देखो, जनक तो वो होते हैं जो किसी चीज को पैदा करते हैं, यानी कि ठीक है ना। तो इतिहास के जनक कौन कहलाए, उनका नाम है हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो है, इनको एक संस्कृत भाषा में भी इनको एक नाम दिया गया है, हरिदत्त। तो अगर कहीं एग्जाम में आपसे हरिदत्त के बारे में कुछ आता है, यानी कि हरिदत्त नेम आ जाता है, तो आपको समझ जाना है हिस्ट्री से रिलेटेड वो कौन है, हेरोडोटस। तो समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा धारणाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करना ही इतिहास कहलाता है। अब देखो यार, यहाँ मैंने फिर से एक वर्ड लिख दिया, निश्चित। घटित घटनाएं यानी कि निश्चित, मैं फिर से वही बताऊंगी, वो घटनाएं जो असलियत में हुई हो, यानी कि जो सही में उस टाइम पे घटी हो। ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी को हम हिस्ट्री नहीं कहते। जो घटनाएं उस टाइम पे घटी हो, जिसका हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूफ दे सकें, उन्हीं घटनाओं को जो है हिस्ट्री के अंदर शामिल किया जाता है। तो प्राचीन समय में जितनी भी घटनाएं घटी थी निश्चित तौर पर, और जितनी भी धारणाएं थी, उनको व्यवस्थित ढंग से यानी कि एक सिस्टमैटिक मैनर में बहुत अच्छे तरीके से बुनकर कहानी के रूप में पेश करना ही इतिहास कहलाता है। यही लाइन मैंने अभी आपको यहाँ पर भी समझाई थी। तो ये हिस्ट्री क्या होता है ये अब आपको समझ आ गया होगा। अगर अब कोई आपसे पूछता है कि ये हिस्ट्री होती क्या है, मतलब इतिहास से क्या समझते हो, तो मेरे ख्याल से आप समझा सकते हो कि हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है। तो अब इसी को और समझाने के लिए अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे कुछ इतिहास की परिभाषाएं ली हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है इतिहास की परिभाषा। तो फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन दी है वो चार्ल्स फर्थ ने। अच्छा देखो यार, ये जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने, इतिहासकारों ने दी हैं। अब ये कौन होते हैं फिलोसोफर्स, कौन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनको बोलते हैं फिलोसोफर्स। आप इतिहासकार भी बोल सकते हो, वरना उनको विद्वान भी बोला जा सकता है ना, ठीक है ना, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो दी है चार्ल्स फर्थ ने। तो इनके हिसाब से इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। तो इन्होंने क्या बोला कि इतिहास क्या है, इंसान का जो सामाजिक जीवन है, यानी कि इंसान एक समाज में किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जीवन व्यतीत करने के लिए उस समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है समाज में, यही सब क्या है, इतिहास है। तो यही इन्होंने बोला है कि इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है, यानी कि मानव के समाज में क्या चल रहा है, उसके सामाजिक जीवन में क्या चल रहा है, वही इतिहास है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है प्रोफेसर घाटे ने। जो मैंने प्रो शॉर्ट में लिखा है, प्रोफेसर के लिए यूज किया मैंने, ठीक है ना। तो प्रोफेसर घाटे के अनुसार इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी, इतिहास मानव जाति के भूत, यानी कि बीता हुआ समय होता है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ पर भूत से मतलब मेरा बीता हुआ समय जो है उससे है। तो इतिहास मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है, यानी कि इंसानों का जो समय बीत चुका, बहुत पहले का जो समय है, ठीक है ना, उसका वैज्ञानिक लेखा जोखा जो है वो इतिहास कहलाता है। अब ये कैसे, अब देखो यार, मैंने यहाँ पे खुदाई की, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे कोई ढांचा मिल गया, सिक्के मिल गए, या फिर मैं कह रही हूँ मुझे तो कोई सभ्यता ही मिल गई। हड़प्पा सभ्यता खुदाई के टाइम पे मिली थी ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, उस जगह का या फिर उस चीज का जो भी हमें मिलती है, वैज्ञानिक तौर पर पूरी उसकी पढ़ाई की जाती है कि कितनी पुरानी है, ठीक है ना, किस किस चीज से मिलकर बनी है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये किससे मतलब किससे संबंधित लगती है चीज हमें, जो भी है। तो पूरा स्टडी करने के बाद जो है उसको इतिहास में मिलाया जाता है। तो यही बोला है कि जो इतिहास है वो मानव जाति का भूत, यानी कि बीते हुए समय का एक वैज्ञानिक लेखा जोखा है। तो ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हमारी प्रोफेसर रेनियर ने। तो इन्होंने बोला है इतिहास समाजों की यादें हैं, यानी कि आप देखो पुराने समाज में आप बोलो, या फिर अपने ही समाज का ले लो जो बीता हुआ समय है, मतलब एक समाज में क्या होता था, वो किस तरीके से लोग रहते थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, उसमें मतलब क्या क्या था वहाँ पे, तो उन समाजों की यादें, यानी कि उस समाज में क्या था, उन समाजों का वर्णन ही इतिहास है। तो ये प्रोफेसर रेनियर ने एक डेफिनेशन दी थी छोटी सी। देखो यार, ये जो डेफिनेशन है ना, मैं आपको समझा रही हूँ,
ज़रूरी नहीं है आप इनको इसी तरीके से रटो, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा ये मतलब देखो कितनी छोटी छोटी सी डेफिनेशन चूज़ की है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ना आपको याद करने में दिक्कत हो। तो आप इनको एज इट इज़ भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें बढ़ाकर थोड़ा सा एक्सटेंड करके एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई भी ऐसा टॉपिक आता है विश्व इतिहास से रिलेटेड तो आप ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हमारी लॉर्ड एक्टन ने। तो इनके हिसाब से इतिहास मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है, यानी कि जो इतिहास है ये इंसानों की स्वतंत्रता की एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया है। अनकही यानी कि जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं कहा। तो ये मानव स्वतंत्रता की एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया, इनके हिसाब से यही इतिहास है। देखो कुछ डेफिनेशन जो है वो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ सकती हैं। तो देखो हिस्ट्री है यार, अब हर एक चीज़ के पीछे मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने क्या सोचकर क्या चीज़ लिखी, अब उन लोगों का माइंडसेट, उनकी मानसिकता मुझे नहीं पता। मैं अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे समझ आती है मैं वो आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है ना। तो अगर मैं कहीं कुछ गलती भी करती हूँ, आपको लगता है कि नहीं यहाँ मैम ने या दीदी ने गलत बताया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सही कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत थी। बल्कि इससे तो मुझे उल्टा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड मुझे भी पता चल रहा है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, ताकि मैं फिर अगली वीडियो में वो गलती नहीं करूँगी, ठीक है। मैं ध्यान रखूँगी कि कम से कम गलतियाँ हो। तो ये उन लोगों के माइंडसेट था कि उन्होंने क्या सोचकर क्या डेफिनेशंस दी है। तो कुछ डेफिनेशन आपको एज इट इज याद भी करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी थॉमस चार्ली। तो देखो इनके हिसाब से इतिहास विश्व के महापुरुषों की जीवनी है। अब देखो इन्होंने बोला हमारी दुनिया में, हमारे विश्व में जितने भी महापुरुष हैं उनकी जो जीवनी है, यानी कि उनका जो जीवन परिचय है वही इतिहास है। अब इसको एक तरीके से समझा जा सकता है अगर आप समझना चाहो तो। देखो हमारे आप भारत को एग्जाम्पल के तौर पे लो, आपने महापुरुषों के तौर पे आप महात्मा गांधी को पढ़ लो, भगत सिंह को पढ़ लो, उनसे पहले भी जितने महापुरुष आप उन सबको पढ़ लो। अगर आप उन सबकी जीवनी पढ़ते हो तो यानी कि आप एक पूरा टाइम इंटरवल पढ़ रहे हो, यानी कि जब वो पैदा हुए जब वो मरे उसके बीच में भारत में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, क्या क्या घटनाएं घटी उनके टाइम पे, आप सब कुछ पढ़ रहे हो। तो यानी कि वो जो टाइम था, वो जो ड्यूरेशन थी वो आपने पढ़ ली। यही आप दूसरे महापुरुष के यानी कि दूसरे किसी एक पर्सन के बारे में पढ़ते हो, उनके टाइम इंटरवल के बारे में, तो आपको कुछ और घटनाएं पता चलती है कि क्या क्या घटी। तो एक तरीके से इतिहास ही तो है कि उनके टाइम पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि इतिहास विश्व के महापुरुषों की जीवनी है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गई होगी, ये वाली डेफिनेशन भी। तो इतिहास क्या होता है और उसकी परिभाषाएं मैंने क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट हम करने वाले विश्व इतिहास, यानी कि विश्व इतिहास होता क्या है, ठीक है ना। किसको कहते हैं विश्व इतिहास, मैंने तो बता दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि हमारी पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है उसको बोलते हैं विश्व इतिहास। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता आप ये तो नहीं लिख सकते ना, एक प्रॉपर छोटी सी डेफिनेशन तो चाहिए होगी ना आपको समझने के लिए भी। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम विश्व इतिहास के इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व इतिहास का अर्थ अतीत से लेकर आज तक पृथ्वी पर मानव जाति के इतिहास से है। तो विश्व इतिहास का मतलब किस चीज से है, हमारे अतीत से लेकर, यानी कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बहुत पुराने समय से लेकर, प्राचीन समय से लेकर आज तक जो भी हमारे मतलब मानव जाति के इतिहास में जो भी हुआ, यानी कि आज तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, प्राचीन समय से लेकर हमारे आज तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं इस टाइम के दौरान, इस दौरान, वो सभी क्या हो जाती हैं, विश्व इतिहास। और यहाँ पर हम सिर्फ अपने भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, मतलब हर पूरी दुनिया में क्या क्या हुआ तब से लेकर आज तक, वही क्या हो जाता है, विश्व इतिहास होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया विश्व इतिहास क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें मनुष्य की सबसे पुरानी सभ्यता से लेकर वर्तमान सभ्यता तक की चर्चा की जाती है। तो ये जो विश्व इतिहास होता है इसमें हम इंसानों की बहुत पुरानी सभ्यता से लेकर आज तक की, यानी कि जो हमारी वर्तमान की सभ्यता है, यहाँ तक की पूरी चर्चा की जाती है, यानी कि हर एक पहलू को देखा जाता है, ठीक है ना। पुरानी सभ्यता से लेकर आज तक की सभ्यता तक की पूरी चर्चा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विश्व इतिहास ऐतिहासिक अध्ययन का एक नया क्षेत्र है। अब ये लाइन मेरी क्या कहना चाह रही है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जो विश्व इतिहास है, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है,
ये एक नया फील्ड है ऐतिहासिक अध्ययन का, यानी कि पढ़ाई का एक नया क्षेत्र है, एक नया तरीके से आप इसको ले सकते हैं, एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आप ये ले सकते हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो विश्व इतिहास है, अब ये हमारी पढ़ाई का एक नया सब्जेक्ट बन के उभरा है, एक नया क्षेत्र बन के उभरा है। समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है समकालीन युग। तो अब ये समकालीन शब्द का मतलब क्या होता है, अब ये भी तो समझना है हमें कि समकालीन शब्द है क्या, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है। तो देखो, समकालीन का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि ये जो शब्द है इसका मतलब होता है एक समय में होने वाला, यानी कि एक समय में अगर कुछ हुआ हो वही क्या हो जाता है, समकालीन। कोई घटना एक समय में घटी हो तो वो हो जाती है समकालीन। अब बात करते हैं हम समकालीन युग की। समकालीन युग का मतलब किससे है, तो हम यहाँ पे जो समकालीन युग पढ़ रहे हैं, हम ये 20वीं सदी पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर समकालीन युग का मतलब 20वीं सदी से है। समकालीन युग का मतलब 20वीं सदी से होता है। अब ये 20वीं सदी यानी कि 1900 से लेकर 1999 तक का जो भी टाइम था उसको 20वीं सदी कहते हैं, यानी कि पूरा जो टाइम था ये 20वीं सदी है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आज हमारे टाइम पे चल रही है 2022, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है 20, और हमारी कौन सी सदी है, हमारी 21वीं सदी। तो आप समझ रहे हो ना, जो भी सन चल रहा है उससे एक यानी कि उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो वो हमारी सदी बनती है। अब जैसे कि देखो ये चल रही थी 1999, तो यहाँ पर क्या है 19, तो यहाँ पर एक प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 20, तो ये कौन सी सदी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20वीं सदी। तो समझ गए होंगे आप 20वीं सदी से क्या मतलब है, 1900 से लेकर 1999 तक का जो भी टाइम इंटरवल था ये पूरा 20वीं सदी कहलाती है। समझ गए। और एक सदी में 100 साल होते हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर समकालीन युग यानी कि हम 20वीं सदी के बारे में पढ़ेंगे, 20वीं सदी में क्या क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, और यही हमारा विश्व इतिहास है। समझ गए ना। अब तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 20वीं सदी में निम्नलिखित घटनाएं घटी जिन्होंने वर्तमान को प्रभावित किया। अब देखो यार, 20वीं सदी के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिन्होंने हमारे आज को प्रभावित किया, यानी कि जिनका असर हमारे प्रेजेंट पर भी दिखाई देता है। तो अब वो कौन सी घटनाएं थी, तो पहला था प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, अनेक राष्ट्रों का एकीकरण। अब यहाँ पे अनेक राष्ट्रों का एकीकरण से मतलब है बहुत सारे देश जो थे, छोटे छोटे देश जो थे, वो एक साथ मिलकर उन्होंने अपना एक देश बना लिया, यानी कि एक राष्ट्र बना लिया, तो अनेक राष्ट्रों का एकीकरण। और अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र राज्यों का उदय। अब देखो यार, ये जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ये महाद्वीप है, ठीक है ना। एशिया, अफ्रीका ये तो आपने सुने होंगे ना, ये महाद्वीप होते हैं, तो इनके अंदर स्वतंत्र राज्य यानी कि देशों, तो यहाँ पर स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। इनके अंदर स्वतंत्र देश का मतलब देश जो थे वो स्वतंत्र होने शुरू हो गए, तो ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध। तो 20वीं सदी जो थी इसमें शीत युद्ध भी हुआ। किस किस के बीच में हुआ, अमेरिका और सोवियत यूनियन। अब आप सोवियत यूनियन बोलो या फिर सोवियत संघ बोलो, यूनियन का मतलब ही होता है संघ, मतलब ऐसा हो सकता है ना किसी को लगे कि नहीं यार मैम ने गलत बता दिया, यूनियन तो मतलब था नहीं, संघ था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अभियान, यानी कि 20वीं सदी के जो था 20वीं सदी के दौरान बहुत सारे जो मतलब जितने भी देश थे, जो विकसित देश थे उस टाइम पे, तो उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए यानी कि सुपर पावर बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे अंतरिक्ष अभियान किए, यानी कि अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स वगैरह भेजी, मतलब बहुत सारे अभियान किए, जिसकी वजह से समकालीन युग को यानी कि 20वीं सदी को अंतरिक्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल क्रांति, यानी कि इस टाइम पे इस 20वीं सदी में डिजिटल क्रांति भी बहुत हुई, यानी कि जो लोग थे उन्होंने डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो इसको इसीलिए सूचना तकनीक युग भी बोला जाता है इस टाइम को। नेक्स्ट था विश्व के 3/4 हिस्से राष्ट्रीय बन गए थे। तो यहाँ पर क्या बात आई कि हमारे देखो, मैंने बोला मैंने अपनी पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो जो 3/4 हिस्सा था, ये जो हिस्सा था ये अब राष्ट्रीय बन गए थे, यानी कि इनके अंदर अपने देश को लेकर राष्ट्रीय चेतना जाग गई थी, अपने देश को लेकर जागरूक हो गए थे ये लोग, तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय बन गए थे। इससे मतलब समझ आएगा कि ये जितने भी देश थे, 3/4 देश जो थे दुनिया के, वो अब अपने आप को लेकर जागृत हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है समाज में नई व्यवस्था कायम हुई। अभी कौन सी व्यवस्था कायम हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इससे पहले क्या था, नौकरशाही या फिर हिटलरगिरी जो थी, मतलब ये व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, एक नई व्यवस्था निकल कर आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो आज के टाइम पे हमारे देश में भी चल रही है,
दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप में अनेक परंपरागत शासन। देखो यार यहाँ पे परंपरागत शासन का मतलब है पुराने टाइम पे जो लोग शासन कर रहे थे, यानी कि जो पुराना शासन चल रहा था ना यूरोप में, वो तो जो परंपरागत शासन था उसका पतन हो गया था 20वीं सदी में। अब परंपरागत शासन से मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की साम्राज्य, इन लोगों का जो शासन था वो खत्म हो गया था यूरोप के अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो 20वीं सदी में घटी। देखो यार ये बहुत बड़ी बड़ी मेजर घटनाएं थी, तो मैंने इनको आपको बता दिया। जो छोटी छोटी ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी जो मैंने यहाँ पर जिनका जिक्र नहीं किया है। तो अब देखो ये जो मेरा समकालीन युग था, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। मेरे समकालीन युग को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट है फर्स्ट हाफ और जो दूसरा उसको बोलते हैं सेकेंड हाफ। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया। फर्स्ट हाफ का मतलब पूर्वार्ध यानी कि शुरुआती, और सेकेंड हाफ का मतलब उत्तरार्ध यानी कि जो खत्म होने वाला दौर होता है वो। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इन 2 पार्ट्स के अंदर हमने समकालीन युग को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समकालीन युग यानी कि 20वीं सदी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो 2 हिस्से कौन से? पहला 20वीं सदी का पूर्वार्ध यानी कि फर्स्ट हाफ, और सेकंड है 20वीं सदी का उत्तरार्ध यानी कि सेकंड हाफ। ये समझा दें मैंने आपको। समकालीन युग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब एक एक करके पढ़ते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विश्व की स्थिति, यानी कि हमारी 20वीं सदी का जो फर्स्ट हाफ था यानी कि जो शुरुआती दौर था, उसमें विश्व की स्थिति कैसी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे दुनिया में देशों की स्थिति कैसी थी। तो इसको हम महाद्वीप में देखेंगे, मतलब हमने इसको महाद्वीप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। यानी कि पहले हम देखेंगे यूरोप के देशों की स्थिति, फिर अफ्रीका, एशिया, एक एक करके हम ऐसे सबके बारे में देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं यूरोप के देशों की स्थिति, यानी कि यूरोप के अंदर जितने भी देश थे उन देशों की क्या स्थिति थी उस टाइम में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, फ्रांस के शासकों के सामने राष्ट्र की सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस पॉइंट में मैं क्या कहना चाह रही हूँ यार, देखो समझो। 1919 में एक लड़ाई हुई थी फ्रांस और जर्मनी की। किसकी? फ्रांस और जर्मनी की, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई में क्या हुआ? इस लड़ाई में फ्रांस हार गया और जर्मनी जीत गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब जर्मनी जीत गया, फ्रांस हार गया, तो फ्रांस के आगे, मतलब फ्रांस के उस टाइम पे जो शासक थे, प्रधानमंत्री, राजा, नेता जो भी थे उस टाइम पे, तो उनके सामने अपने देश की सुरक्षा की जो थी वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें खतरा हो गया जर्मनी से। वो खतरा महसूस कर रहे थे जर्मनी से। तो ये स्थिति उस टाइम पे थी फ्रांस में कि फ्रांस का जो शासक था उनके सामने अपने देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बुरी व्यवस्था सामने आई। उनको मतलब उसके लिए चिंता होने लगी क्योंकि उनको जर्मनी से खतरा था। तो ये बात समझ आ गई कि मैंने यहाँ पर ये लाइन क्यों बोली कि फ्रांस के शासकों के सामने राष्ट्र की सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, इस समय इटली में फांसीवाद का बोलबाला था। यानी कि 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध का समय है तो इसमें इटली के अंदर फांसीवाद का बोलबाला था। अब ये फांसीवाद क्या है, अब इसे देखते हैं। तो जो फांसीवाद है यह इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था। फांसीवाद किसको कहते हैं? इटली के अंदर जो उस टाइम पे शासक थे बेनितो मुसोलिनी, उन्होंने एक राजनीतिक आंदोलन जो था वो इकट्ठा किया था, यानी कि उन्होंने एक राजनीतिक आंदोलन किया था और उसी को बोला जाता है फांसीवाद। यानी कि जो उनका राजनीतिक आंदोलन था उसी का नाम था फांसीवाद, उसी को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंदोलन हुआ था ये 1919 मार्च में हुआ था। कहाँ पर? इटली में। तो फांसीवाद समझ गए, यानी कि बेनितो मुसोलिनी का जो राजनीतिक आंदोलन था उसका बोलबाला था उस टाइम पर इटली में। तो ये पॉइंट समझ आएगा कि इस समय इटली में फांसीवाद का बोलबाला था। नेक्स्ट हमारा, रूस में बोल्शेविकों का शासन स्थापित हो गया। तब ये बोल्शेविक यानी कि देखो जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी है ना, आप, ये पार्टियां हैं, तो ऐसे ही बोल्शेविकों की एक पार्टी थी, तो ये एक पार्टी है। तो ऐसे ही रूस में जो था बोल्शेविकों का शासन स्थापित हो गया था और रूस अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। यानी कि जिस टाइम पे इटली में फांसीवाद चल रहा था और फ्रांस अपनी देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, तो उस टाइम पे रूस जो था वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। अब शक्ति को बढ़ाने का मतलब यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना, अपनी सेना को बड़ा करना, अपने देश की आर्थिक स्थिति अच्छी करना, बिजनेस को बढ़ावा देना, इन सब चीजों में लगा हुआ था। नेक्स्ट आता है, टर्की ने सेवर्स की संधि को अपनाया।
परंतु इस संधि ने टर्की के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। देखो ये सेवर्स की संधि क्या होती है मैं बस अभी आपको बताने वाली हूँ, बट पहले ये लाइन समझा देती हूँ आपको। तो टर्की ने जो है ये एक संधि थी सेवर्स की संधि, इसको अपना लिया। लेकिन देखो यार ये जो संधि थी ना ये टर्की ने अपनाई नहीं थी, टर्की को जबरदस्ती अपनानी पड़ी, टर्की को फोर्स किया गया कि आपको ये संधि अपनानी पड़ेगी। तो जिससे कि क्या हुआ देखो अब यार, टर्की के लोग इसको अपनाना तो चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी उनको अपनाना पड़ा, जिसकी वजह से इस संधि ने जो है टर्की के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यानी कि इस संधि के अंदर टर्की को कोई भी ऐसे इजाजत नहीं दी गई कि वो कुछ भी अपने लिए मतलब अपने फायदे के लिए वो कुछ भी बोल सके या कुछ भी नहीं। देखो ये जो संधि थी ना ये एक शांति संधि थी, यानी कि देश में यानी कि जो दो देश थे ना उनके बीच में शांति बनाए रखने के लिए संधि की गई थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इस संधि के जरिए जो था टर्की के ऊपर मतलब प्रेशराइज किया जा रहा था, टर्की को बहुत बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा था और टर्की के जो लोग थे वो इस संधि से बहुत नाखुश थे। ठीक है, तो अब ये संधि थी क्या, सेवर्स की संधि थी क्या? तो ये जो संधि थी 1920 में हुई थी मित्र देशों और तुर्क साम्राज्य के बीच। किसके बीच में? मित्र देशों यहाँ पे यानी कि जो इसके अगेंस्ट में जो लड़ रहे थे, तुर्क साम्राज्य के अगेंस्ट में जितने भी देश लड़ रहे थे वो हो गए मित्र देश। तो मित्र देश और तुर्क साम्राज्य के बीच में ये एक शांति की संधि हुई थी 1920 में। और इसमें ओटोमन यानी कि तुर्क साम्राज्य की जो एक जगह थी, एक क्षेत्र था ओटोमन, उस ओटोमन क्षेत्र के बड़े हिस्से को यानी कि उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस और इटली को सौंप दिया गया। यानी कि ओटोमन जो जगह थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब देशों को सौंप दिया गया। तो इसीलिए जो था ये जो टर्की के लोग थे वो इस संधि से नाखुश थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो देश है यानी कि उसका जो हिस्सा है बहुत बड़ा वो दूसरे देशों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग नाखुश थे और उनको जबरदस्ती की अपनानी पड़ी थी, क्योंकि जो मित्र देश थे ये उनसे हार गए थे। तो ये बात समझ आ गई कि सेवर्स की संधि क्या थी और इसमें क्या हुआ था। दोबारा बता देती हूँ, सेवर्स की संधि 1920 में हुई थी और ये जो संधि थी एक तरीके से शांति की संधि थी। और किस किस के बीच में? मित्र देशों और तुर्क साम्राज्य के बीच में शांति की संधि थी। और इस संधि में हुआ क्या था, तुर्क साम्राज्य का जो बहुत बड़ा हिस्सा था यानी कि अच्छा खासा हिस्सा जो था वो फ्रांस, यूके, ग्रीस और इटली इन सारी जगह को सौंप दिया गया, यानी कि इनमें बांट दिया गया। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी की जनता वर्साय संधि की शर्तों से बहुत दुखी थी। उनका मानना था कि उनके प्रति बहुत अन्याय हुआ है। देखो यार, जैसे टर्की की जनता दुखी थी ऐसे ही जर्मनी की जनता भी एक संधि थी वर्साय संधि। अब ये संधि क्या थी भी बताती हूँ। तो वो इससे बहुत दुखी थी क्योंकि इस संधि में भी इन लोगों के लिए कुछ फायदा तो था नहीं, उल्टा इनका मतलब नुकसान ही हो रहा था। देखो यार, उस टाइम पे जितनी भी संधियां हुई थी ना इनमें एक ही बात थी, मैं समझा देती हूँ आपको। देखो क्या बात थी कि जर्मनी की जो जगह थी ना वो किसी को दे दी गई, यानी कि वो जगह बांट दी गई। इन संधियों में कॉमन यही बात है, सेवर्स की संधि ले लो, वार्सा संधि ले लो, इनमें यही था जो दूसरे मतलब जो देश हार गए थे उनकी काफी सारी जगह जो थी वो दूसरे देशों में बांट दी गई, उनको सौंप दी गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप का जो था वो पूरा नक्शा बदल गया। यार सोचो, जर्मनी पहले इतनी बड़ी थी लेकिन जैसे ये हारी, वार्सा की संधि हुई तो इतना सारा हिस्सा दूसरे देशों को दे दिया। टर्की पहले इतनी बड़ी थी, अब उसका इतना सारा हिस्सा दूसरे देशों को दे दिया, तो नक्शा बदल गया ना यार, नक्शा मैप पूरे तरीके से बदल गया कि अब जो जर्मनी था वो इतना सा बचा, टर्की था वो इतना सा बचा, तो और जो दूसरे देश थे वो उनका साइज बढ़ता चला गया। तो जो पूरा मैप था वो चेंज हो गया था इस टाइम पे इन संधियों की वजह से। तो वार्सा संधि में भी यही हुआ था कि जो जर्मनी थी इसका एक हिस्सा जो था वो दूसरे देशों को दे दिया गया था और इसकी वजह से ये लोग बहुत दुखी थे और इन लोगों का मानना था कि उनके प्रति बहुत ज्यादा अन्याय किया जा रहा है। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो वर्साय की संधि थी ये 28 जून 1919 में हुई थी और इसे जर्मनी पर थोपा गया था। और इस संधि में 440 धाराएं थी, यानी कि 440 ऐसी बातें थी जो यानी कि जो जर्मनी के लोगों को माननी जरूरी थी। पहले देखो एक दो का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि क्या क्या बातें थी। पहला तो ये था कि जो जर्मनी का कुछ हिस्सा था वो दूसरे देशों को दे दिया गया, ठीक है। और दूसरा इसमें ये बोला गया कि जो जर्मनी है वो 500 करोड़ की कीमत का सोना, जहाज और दूसरी वस्तुएं जो है वो मित्र राष्ट्रों को देगा। मित्र राष्ट्र यानी कि जो इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है ना, जिनसे ये हारा तो उनको देगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जर्मनी पर थोप दी गई संधि के द्वारा। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आता है हमारा यूनान का बहुत फायदा हुआ।
यानी कि क्या हुआ इस टाइम पे आकर 20वीं सदी का जो टाइम चल रहा था, शुरुआती का जो दौर था, उसमें यूनान को बहुत फायदा हुआ। यूनान का जो क्षेत्र था वो बढ़कर 70,000 वर्ग मील हो गया। यानी कि देखो, जो इतनी सारी जगह मैंने अभी आपको बताया ना, वारसा संधि, इन संधि के द्वारा क्या हुआ कि दूसरे देशों की जो जगह थी वो दूसरे देशों को दे दी गई। तो इसमें यूनान का फायदा हुआ। यूनान के जो एरिया था वो 70,000 वर्ग मील फैल गया, यानी कि यूनान अब बहुत बड़ा हो गया, उसको बहुत बड़ा एरिया मिल गया। और यूनान में 1925 ईस्वी में गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हो गई, यानी कि जो हमारे देश में इस वक्त रिपब्लिक शासन की जो है वो स्थापना होगा, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन, ऐसा शासन जिसमें जनता की चलती है, यानी कि गण का मतलब ही क्या होता है, जनता, ठीक है ना। तो मतलब उनके हिसाब से जो शासन चलता है उसकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट आया, यूगोस्लाविया को पहले सर्बिया कहा जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसमें क्रीमिया, स्लोवेनिया जैसे प्रदेश सम्मिलित हो गए, जिससे उसको यूगोस्लाविया कहा जाने लगा। तो क्या हुआ कि जो यूगोस्लाविया था इसको पहले क्या कहते थे, सर्बिया, लेकिन क्या हुआ जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसमें क्रीमिया, स्लोवेनिया इन जैसे मतलब इनके जैसे प्रदेशों को जोड़ दिया गया, और जिसकी वजह से यूगोस्लाविया इसका नाम पड़ गया, सर्बिया हटा दिया गया। नेक्स्ट आया, स्वतंत्र पोलैंड और हंगरी की स्थापना हुई, यानी कि 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध का समय था, इसमें पोलैंड और हंगरी जो थे वो स्वतंत्र हो गए, यानी कि पूरी तरीके से आजाद हो गए, और इनकी मतलब स्वतंत्र पोलैंड और हंगरी की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट आया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में गणतंत्र सरकार की स्थापना, यानी कि एक तरीके से ये जो वहां पर नौकरशाही, तानाशाही चल रही थी, उनकी स्थापना मतलब वो खत्म हो गए, और गणतंत्र सरकार जो थी उसकी स्थापना हो गई ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया के देशों की स्थिति। अभी हमने देखे थे यूरोप के देशों में मतलब क्या क्या चल रहा था, अब हम देखेंगे एशिया के देशों में क्या हो रहा था उस टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट है, भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए युग में प्रवेश किया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो क्या हुआ उस टाइम पे, भारत जो था, मतलब देखो यार, भारत स्वतंत्र होने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन कर रहा था, ठीक है ना। तो अब भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो थे वो नए सिरे से, यानी कि नए तरीके से किए जाने लगे, और भी जोर से किए जाने लगे, यानी बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, और मतलब बहुत सारे लोग शामिल होने लगे। पहले इतने लोग शामिल नहीं होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग शामिल होने लगे। तो क्या हुआ, एक नए युग में प्रवेश किया, राष्ट्रीय आंदोलन जो है नए तरीके से किए जाने लगे, और महात्मा गांधी ने इस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया, जो आप सब लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर युद्ध सरदारों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। अब देखो यार, ये युद्ध सरदार कौन है, सबसे पहले यही समझा देती हूँ, ठीक है। चीन के ऊपर कोई लड़ने आया, यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल देती हूँ, यहाँ पर जैसे हमारे भारत के ऊपर आए थे मुगल, ठीक है ना। तो मुगलों ने क्या किया, भारत में जो भी राजा वगैरह थे उन सबको हरा के वो खुद आकर उन्होंने अपनी शासन स्थापित कर लिया। मतलब फारसी लोग भी आए थे भारत में, राजपूत भी थे। तो ये क्या होगा, युद्ध सरदार, यानी कि जो आपस में लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं ताकि वो शासन कर सके, वो सत्ता पा सके। तो उनके जो सरदार थे, यानी कि उनके जो हेड थे, सरदार थे, तो उनको बोला गया यहाँ पे युद्ध सरदार। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आए अपने बहुत सारे लोगों को लेकर, जिन्होंने चीन पर हमला किया, और इस तरीके से क्या हुआ, चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर, यानी कि बहुत सारे हिस्सों पर युद्ध सरदारों ने जो अपना शासन स्थापित कर लिया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोरिया में प्रदर्शन और हड़ताल होने लगी। तो जो कोरिया है उसके अंदर प्रदर्शन किए जाने लगे, हड़तालें होने लगी, क्योंकि कोरिया के लोग जो थे वो जापानियों के विरुद्ध भड़क उठे, यानी कि जापानियों ने कुछ ऐसा काम किया होगा, कोरिया के लोग उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ हड़तालें करने लगे और प्रदर्शन करने लगे। तो इस टाइम पे कोरिया में प्रदर्शन और हड़तालें की जा रही थी मेनली। देखो यार, मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें नहीं बताई है कि क्या क्या हो रहा था, मेन जो पॉइंट्स है ना मैंने वो बताए, आप बस इन्हें याद रखो और एग्जाम में एक्सटेंड करके लिखाना। अगर आपके एग्जाम में आता है कि समकालीन युग के पूर्वार्ध समय में क्या हुआ था, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके लिखिए आना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की स्थिति। हमने यूरोप के देशों की स्थिति और एशिया के देशों की स्थिति देख ली। अब हम देखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की स्थिति। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फिलीपींस द्वीप पर स्पेन का कब्जा था, यानी कि इस टाइम पर फिलीपींस जो द्वीप था जो उस पर स्पेन का कब्जा था, और 1898 ईस्वी को अमेरिका को फिलीपींस द्वीप सौंप दिया गया। यानी कि पहले इस पर किसका कब्जा था, स्पेन का, और 1898 में जो फिलीपींस था वो अमेरिका को सौंप दिया गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद चीन में। अब हिंद चीन, यहाँ पर एक बात आई
हिंद चीन में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग बढ़ गई। तो जो हिंद चीन था वहाँ पर जो भी राजनीतिक सुधार थे फिर आर्थिक सुधारों की जो थे वो मांग बढ़ गई। वहाँ की जनता ने अपनी सरकार से ये मांग की कि राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को मतलब इन सुधारों को किया जाए ताकि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो जाए। नेक्स्ट आता है पश्चिमी एशिया के देशों की स्थिति। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अफगानिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, यानी कि 20वीं सदी के शुरुआती दौर में अफगानिस्तान को स्वतंत्र बोल देगा कि तुम स्वतंत्र हो गए। और सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की जो स्वतंत्रता थी उसको मान्यता दे दी कि सोवियत संघ ने बोल दिया कि हाँ भाई अफगानिस्तान पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईरान में क्रांतिकारी विचार बहुत तेजी से फैल रहे थे, यानी कि इस टाइम पे ईरान में क्रांतिकारी विचार फैल रहे थे। क्रांति यानी कि जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे होंगे, जो उन पर अपना कब्जा किए बैठे होंगे, जैसे कि हमारे भारत पर ब्रिटिश बैठा था ना, तो उसी तरीके से हम लोगों के बीच में क्रांतिकारी विचार आए थे। तो ऐसे ही ईरान के मन में भी जो है क्रांतिकारी विचार बहुत तेजी से फैल रहे थे। ईरान के सैनिक और वित्तीय मामलों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो क्या हुआ, ईरान के जो सेना थी और जितना भी पैसों से रिलेटेड जितने भी मामले थे कि कहाँ कितना खर्चा, मतलब कितने पैसे, क्या जो भी था, वित्तीय मामले जो भी थे, उन पर ब्रिटेन का प्रभुत्व यानी कि जो एक तरीके से कब्जा जो था वो स्थापित हो गया था। और 1921 ईस्वी में ईरान ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट कर दिया। जैसे भारत ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट किया था, इसी तरीके से 1921 में ईरान ने भी ब्रिटिश को भगा दिया। अब यहाँ पे आता है इराक को एक शासनादेश यानी कि मैंडेट के रूप में ब्रिटेन को सौंपा गया। तो अब देखो क्या हुआ, इराक जो था ना उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि एक सरकार का ऑर्डर समझकर मैंडेट के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? ब्रिटेन को। शासनादेश यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर, मैंडेट, और जिससे इराक के लोग भड़क उठे, जिससे कि कहा इराक के जितनी भी जनता थी वो भड़क उठी और उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। यार ये ब्रिटेन तो बड़ा ही मतलब हर किसी पे कब्जा करने को तैयार था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिलिस्तीन में ब्रिटेन का संरक्षण कायम हुआ। ब्रिटेन का संरक्षण यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन अपना कब्जा करने में कामयाब हो गया फिलिस्तीन पर। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ब्रिटेन ने मिस्र पर अपना शिकंजा कायम कर लिया, यानी कि क्या था, ब्रिटेन ने मिस्र पर अपना शिकंजा कर लिया था और इससे क्या था, मिस्र में जो है घोर असंतोष फैलेगा, यानी कि वहाँ की जो जनता थी वो असंतोष हो गई, यानी कि वो एक तरीके से घबरा गए, मतलब हमारे देश पे किसी और ने आके कब्जा कर लिया इस तरीके से। और वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन हुए जो कि हमारे देश में भी हुए थे और मिस्र में अंग्रेजों को विशेष सुविधा और अधिकार मिले, जिसकी वजह से देखो यार क्या हुआ, उन लोगों ने आकर मिस्र के ऊपर यानी जो वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया और इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को वहाँ पर अलग अलग सुविधाएं मिली, बहुत सारे अधिकार मिले और जिसकी वजह से क्या हुआ, मिस्र के जितने भी लोग थे वो नाखुश हो गए, गुस्सा हुआ और इसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किया आज़ादी पाने के लिए। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व की स्थिति। देखो 20वीं सदी को दो हिस्सों में बांटा था, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में क्या स्थिति थी देश के मतलब विश्व के देशों की, यूरोप में पढ़ लिया हमने, एशिया में, ठीक है ना, हमने एक एक करके सब पढ़ लिया, अफ्रीका वगैरह सब देख लिए। अब हम देखेंगे उत्तरार्ध में, यानी कि इस टाइम पे हमारे विश्व के देशों की क्या स्थिति थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत भारी जनधन की हानि हुई। देखो यार एक और बात बता देती हूँ, ये जो हम यहाँ पर पूर्वार्ध पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर हम मेनली पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या स्थिति थी, यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की क्या स्थिति थी, तो भी आपको सेम वही पूर्वार्ध वाला आंसर लिखना है, क्योंकि देखो इसमें जो है शुरुआती दौर पे 1914 से लेकर 1918 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो हमने इसके बाद की जितनी भी स्थिति थी, इसके दौरान जो भी स्थिति थी, मतलब हमने सारी वही पढ़ी है। तो अगर आपको पूर्वार्ध बोले या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति बोले तो आपको आंसर में यही लिखना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, अगर आपको बोलते हैं 20वीं सदी के उत्तरार्ध में या फिर बोले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की क्या स्थिति थी, तो बात यहाँ आ जाती है, क्योंकि ये जो सेकेंड हाफ था इसके अंदर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और हमारे फर्स्ट हाफ में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस वाले सेकेंड हाफ के अंदर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखने वाले, मतलब उसके बाद क्या क्या हुआ वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत भारी जनधन हानि हुई, यानी कि बहुत ज्यादा पैसों की और लोगों की हानि हुई थी, लोग भी बहुत ज्यादा मरे थे और बहुत ज्यादा पैसा भी लगा था उस युद्ध में, और वहीं इसके कुछ अच्छे परिणाम भी निकले। यानी देखो जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध से इतने ज्यादा नुकसान हुए
तो वहीं इसके कुछ फायदे भी थे। इस युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारी परिवर्तन किया, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो थी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन के, बहुत ज्यादा बदलाव आए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस आर्थिक तंगी के शिकार हो गए। क्या हुआ, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और तो ये जो ब्रिटेन था और जो फ्रांस था, इन पर एकदम से आर्थिक तंगी से आन पड़ी। यार देखो, ब्रिटेन ने तो कितने सारे देशों पर कब्जा किया था, एक एक करके सब देशों ने इसको भगा दिया। तब क्या हुआ, इस पर आर्थिक तंगी आ गई। इस तरीके से फ्रांस में भी आर्थिक तंगी आ गई। एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीय चेतना जाग गई। एशिया और अफ्रीका के देश आप एक तरीके से देख सकते हो, एशिया में तो हमारा भारत ही था, पाकिस्तान वगैरह ये सब आ जाते हैं, और अफ्रीका के जितने भी देश थे, तो इन देशों में इन महाद्वीपों को जितने भी देश थे, इनमें राष्ट्रीय चेतना यानी कि जागृति जाग गई। ये अपने देश को लेकर जागरूक हो गए। अब इन्होंने क्या किया, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अपनी स्वतंत्रता को लेकर इन लोगों ने सोचना शुरू किया, आंदोलन करने शुरू किए। तो यही यहाँ पे लिखा है, जिसके कारण इनमें स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई इन महाद्वीपों में, इनके देशों में। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, 1950 के दशक में एशिया के अधिकतर देशों को ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशवाद से छुटकारा मिल गया। यानी कि 1950 का जो टाइम था, आप यहाँ पे सेकेंड हाफ लगा रहे हो ना, तो आप यहाँ पे 1950 या 45, 50 से लगा लो, ठीक है ना। सेकेंड हाफ कहाँ से, 1945, 50 से लेके जो पूरा 1999 तक था, ये पूरा सेकेंड हाफ हो गया। तो 1950 जो था, इसके दशक में एशिया के जितने भी अधिकतर देश थे, भारत, पाकिस्तान, जितने भी थे, ठीक है ना, तो उनको ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशवाद से छुटकारा मिल गया था। अब ये उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है, अगर कोई अमीर और शक्तिशाली देश किसी गरीब और ऐसे देश के ऊपर, मतलब देखो गरीब देश है लेकिन उसके अंदर संसाधन बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारा भारत उस टाइम पे गरीब था लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा संसाधन थे, जंगल थे, सोना चांदी, इतना सारे मेटल वगैरह वगैरह, सब संसाधनों से भरा पड़ा था हमारा देश। तो क्या हुआ, ब्रिटेन आया यानी कि ब्रिटिश आया और उसने क्या किया, वो एक अमीर देश था, शक्तिशाली देश था, तो उसने क्या किया, हमारे देश के संसाधनों को हमसे बिना पूछे जबरदस्ती अपना कहकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। किसी अमीर और शक्तिशाली देश द्वारा गरीब और संसाधनों से भरे देश के संसाधनों को शक्ति के बल पर उपयोग करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि उसने अपनी शक्ति के बल पर हमारे भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया और इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। और 1950 के दशक में एशिया के अधिकतर जितने भी देश थे, इनको ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशवाद से छुटकारा मिल गया, यानी कि इन लोगों से छुटकारा मिल गया, ये सब लोग भाग गए उन देशों को छोड़ के। 1960 में अधिकतर अफ्रीकी देशों को भी दास्ता से मुक्ति मिल गई, यानी कि अब 1960 में क्या, अधिकतर जितने भी अफ्रीका के जितने भी देश थे, इनको भी गुलामी से मुक्ति मिल गई। जर्मन साम्राज्य का जो बहुत बड़ा भाग था वो उससे छीन लिया गया, ठीक है ना। और जापान को भी, मतलब जापान के भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर वह अपना अधिकार जमाया हुआ था। यानी कि जर्मन साम्राज्य जो था, यानी कि जो जर्मनी था, तो उसने जापान के जितने भी हिस्सों पर अपना कब्जा किया हुआ था, तो जर्मनी को वो वापस लौटाना पड़ा। जर्मनी ने जो है वो जापान के बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा किया हुआ था। तो जैसे ही ये सेकेंड हाफ आया तो जर्मन साम्राज्य जो था, मतलब वो उससे थोड़ा छिनता चला गया। जापान के जितने भी लोग थे उन्होंने भी आजादी के खिलाफ, मतलब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और फिर जर्मन जो थे वो हार गए। संयुक्त राष्ट्र नामक संस्था की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र नाम की एक जो संस्था थी उसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना क्यों हुई? इसकी स्थापना की गई ताकि विश्व में शांति बनाई जा सके। देखो यार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था और लोगों ने देख लिया, मतलब जितने भी देश थे, पूरी दुनिया ने देख लिया कि अगर इसी तरीके से हम एक दो बार और लड़ लिए, इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर लड़ दी, फिर तो पूरी तरीके से दुनिया खत्म ही हो जाएगी, जिस तरीके से लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने उसके नुकसानों को देखा। तो यही देख के सभी देश ने, पूरे विश्व ने मिलकर सोचा कि अब शांति को बनाए रखने के लिए किसी एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो शांति को बनाए रखे। तो इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र नाम की एक संस्था बनाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोलो या फिर आप बोलो सोवियत संघ, ठीक है ना, एक कुछ भी बोल सकते हो आप। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ था वो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आया। सोवियत संघ यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको रूस, क्योंकि उस वक्त रूस में ही सोवियत संघ जो था वो था, मतलब सोवियत पार्टी थी जो भी थी। तो अमेरिका और रूस जो था वो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए।
और अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो भी सेकेंड हाफ में ही हुई थी। और नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया और जिसमें डॉलर को जो है विश्व व्यापार के लिए आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पर डॉलर को जो है यानी कि अगर कोई देश किसी देश के साथ व्यापार करता है, यानी कि जैसे सोचो हमसे कोई सोना खरीदता है या फिर हम किसी देश से सोना खरीदते हैं, तो हमें उसे पेमेंट किस में करनी है, हमें उसे पेमेंट डॉलर के रूप में करनी है। हम उसे अपने देश के पैसे नहीं दे सकते, हमें अपने देश के रुपयों को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, देन वो हमें उन्हें देने पड़ेंगे। तो ये बोल दिया गया, नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया और इस व्यवस्था में ये बात बोल दी गई कि अगर किसी भी देश को मतलब विश्व व्यापार के लेवल पे, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी व्यापार करना है तो आरक्षित मुद्रा के रूप में जो है वो डॉलर को स्थापित किया, यानी कि अब आपको डॉलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि आज के टाइम पे या फिर उस टाइम पे जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या थी व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट हमारा, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संबंध व्यापार, वित्त, वस्तुओं तथा ऋण संबंधी अनेक विषयों से है। तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है, अब देखो यार ये आर्थिक व्यवस्था है क्या, देखो मैं बता देती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे या फिर जो आज के टाइम पे हमारे जो आर्थिक व्यवस्था चले नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक व्यवस्था को किस मतलब कैसे बनाए रखना है, कैसे पैसों से कैसे लेन देन करना है, किस तरीके से व्यापार करना है, मतलब ये जितनी भी मुद्दे होते हैं इनसे संबंधित जितनी भी सारी बातें होती है, व्यापार से रिलेटेड जो भी होता है, ये सब इस व्यवस्था के अंदर आता है। समझ गया। तो ये जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसका संबंध व्यापार से, वित्त यानी कि धन से, वस्तुओं से और ऋण यानी कि कर्ज संबंधी सभी मामलों से है इस व्यवस्था का लेना देना। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, गैट। तो जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो गैट से नियमित होती है, यानी कि इस व्यवस्था को चलाता कौन है, वो गैट चलाता है। ये जो संगठन है ये इस व्यवस्था को चलाती है। गैट के अनुसार डॉलर तथा पौंड ही अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मुद्रा यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी है। तो गैट ने एक बात बोल दी है कि अगर आपको दूसरे देश से या फिर किसी भी देश से जो है व्यापार करना है, कोई चीज़ लेनी है, कुछ भी, तो आपको या तो पौंड में भुगतान करना होगा या फिर डॉलर में, यानी कि या तो आप डॉलर दो या फिर पौंड दो, और इन्हीं दो करेंसी के अंदर आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मुद्रा यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी बोल दिया गया है कि आप ये दोगे तो आपको सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पश्चिम के विकसित देशों के आर्थिक हितों की पोषक है, यानी कि अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ये पश्चिम के विकसित देश यानी कि अमेरिका, रूस वगैरह, पश्चिम में जितने भी विकसित देश हैं उनके आर्थिक हितों की पोषक है। पोषक यानी कि उनके आर्थिक हितों को बढ़ाने वाला। देखो यार वैसे तो पोषक का मतलब होता है जो पालता पोसता है, लेकिन यहाँ पर पोषक का जो मतलब है वो है बढ़ाने वाला। तो ये जो व्यवस्था है ये पश्चिम के जितने भी देश हैं उनके आर्थिक हितों को बढ़ाती है ये व्यवस्था, यानी कि उनके फेवर में काम करती है, कहीं से भी उनका नुकसान नहीं होने देती है व्यवस्था। जैसे न तैसे करके से जो गरीब देश होते हैं उनका तो नुकसान होता है इसमें, और जो अमीर देश होते हैं, जो विकसित देश होता है, उनका फायदा होता है। इस व्यवस्था से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। अब देखो यार जो ये जो आर्थिक व्यवस्था है इस व्यवस्था से जितने भी विकासशील देश है, आप भारत को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, या फिर जितने भी अफगानिस्तान वगैरह जितने भी विकासशील देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्थिक व्यवस्था है ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है ये जैसे न तैसे करके इन विकसित देशों का ही फायदा करवाती है। इसे ये बिल्कुल लेना देना नहीं है कि जितने भी गरीब देश हैं इनका भी कहीं ना कहीं फायदा करा दें, नहीं, नुकसान जरूर करा देंगी बट फायदा बिल्कुल नहीं। तो इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। पहला, यूरोप के विकसित देशों के हितों की पोषक है, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। दूसरा, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो व्यवस्था है इसके अंदर ये बोला गया कि अगर किसी विकासशील देश को अपने विकास के लिए पैसों की जरूरत है तो वो आप इनसे ले सकते हैं। किनसे ले सकते हैं? यानी कि ये कर्ज देने का काम करते हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जिस इंटरेस्ट तो आपको पता होगा ना, ब्याज, यानी कि जिस ब्याज दर पे ये लोग कर्ज देते हैं वो इतना ज़्यादा रखते हैं इंटरेस्ट रेट कि ये जो बेचारे विकसित विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं,
ये इनको ब्याज देने में बेचारे मर जाते हैं, बाकी पैसा तो कैसे ही देंगे। तो इनसे इनका नुकसान ही हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दब ही रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट होता है, ये व्यवस्था विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है, यानी कि इनके फायदों के खिलाफ है, इनका कुछ फायदा नहीं होता है। तो चौथी जो विशेषता है वो है, इस व्यवस्था में विभिन्न आर्थिक संगठन यूरोपीय देशों के हितों की रक्षा करते हैं, यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनके हितों की रक्षा करना, कि उनका फायदा हुआ है नहीं हुआ, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो उनके हितों की रक्षा करने का जो काम है वो कुछ बहुत सारे ऐसे आर्थिक संगठन है जो वो संगठन ये काम करते हैं। तो वो कौन से संगठन है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय और पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। ये ऐसे 2 संगठन है जो ये देखने का काम करते हैं कि यूरोपीय देशों का नुकसान तो नहीं हुआ, उनका फायदा तो हुआ है ना, ये देखने का काम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब जो पुरानी, या फिर मैं पुरानी बोलूं या फिर मैं बोलूं वर्तमान की जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्यों है, मतलब क्या है? तो नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है वर्तमान भेदभावपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को नए सिरे से शुरू करना। यानी कि अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आर्थिक व्यवस्था जो है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वो तो है ना, अब नई वाले की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी कि लोग क्यों, मतलब ये जो विकासशील देश हैं ये क्यों चाह रहे हैं कि नई आर्थिक व्यवस्था है? तो इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है कि आज के टाइम पे जो आर्थिक व्यवस्था है जो इतनी भेदभावपूर्ण, यानी कि भेदभाव करती है, अमीर देशों में गरीब देशों में जो भेदभाव करती है ये व्यवस्था, उसको नए सिरे से शुरू करना, यानी कि इस भेदभाव को खत्म करना। इन शॉर्ट बताऊं, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को लाने का उद्देश्य यही है कि जो भेदभाव हो रहा है इसको रोका जा सके, इसको खत्म किया जा सके। समझ गए? नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना है, अब देखो इसके समर्थक देश कौन है? ये विकासशील देश, जिनके साथ बेकार कर रही है पुराने वाली व्यवस्था, यानी कि जिनका नुकसान किया जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो वह समर्थक देश। तो इनका मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में बहुत ज्यादा गहरी आर्थिक असमानता है। हाँ यार, वो तो है ना, विकसित देश बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब देश है वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो इनके बीच में पैसों की जो असमानता, यानी कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण व समान बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों के हितों की भी पोषक बन जाए। तो यहाँ पर ये लाइन क्या कहना चाह रही है? यहाँ पर ये लाइन कह रही है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्यों लाना है, ये लोग क्यों चाहते हैं कि हमारी नई व्यवस्था है? तो ये लोग इसीलिए चाहते हैं ताकि वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए पूरी तरीके से, और जो नई व्यवस्था है इसको मतलब उसको खत्म करके उसे न्यायपूर्ण बनाना, यानी कि ये, ताकि ये जो व्यवस्था है ये गरीब और अमीर देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करे, ना कि ऐसा कि इनका तो फायदा कर रही है और इनका नुकसान। ऐसा ना हो, बल्कि दोनों का ही फायदा कराएं, मतलब एक न्यायपूर्ण काम करें, न्याय के साथ काम करें, ताकि जो है विकासशील देशों का भी जो है फायदा हो सके। यही नहीं कि विकसित देशों का फायदा और विकासशील देशों का नुकसान हो रहा है। तो इसको लाने का ये भी मुद्दा है, ताकि इसको न्यायपूर्ण बनाया जा सके, ताकि विकासशील देशों का भी फायदा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसका प्रमुख उद्देश्य है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को रोकना भी है। यानी कि अभी जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो विकसित देश हैं वो इन गरीब देशों का आर्थिक शोषण करते हैं, यानी कि वही कर्ज देने के नाम पे इनसे इतना पैसा वसूल लेते हैं और इनका इतना ज्यादा शोषण करते हैं, तो इसको भी रोका जा सके। तो ये भी एक इसको लाने का उद्देश्य है। दूसरी बात, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का, वो है कि इसकी मांग कब की गई, कैसे की और किन लोगों ने की, यानी कि किन किन देशों ने इस व्यवस्था की मांग की। तो देखो, पहले तो मैं वही बता देती हूँ मांग क्यों की गई। तो मांग की गई ताकि जो विकासशील देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही, तो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए इन देशों ने इसकी मांग की। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकसित देशों के पक्ष में होने के कारण, यानी कि विकसित देशों का ही फायदा होता था, जिसके कारण विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब होती जा रही थी। और इस असमानता के कारण, यानी कि इस भेदभाव के कारण विकासशील देशों ने इस व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई। तो इस भेदभाव के कारण जितने भी गरीब देश थे, जितने भी विकासशील देश थे, इन्होंने पुराने वाली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। विकासशील देशों ने हितों की रक्षा करने के लिए, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने हितों की रक्षा करने के लिए
77 देशों के समूह यानी कि ग्रुप बनाया, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 77। तो इस नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया जिसके अंदर 77 देश जो थे। शुरुआत में, सबसे शुरू में जब संगठन बनाया गया तो उसके अंदर 77 देश शामिल हुए, जिसकी वजह से उस संगठन का नाम रख दिया ग्रुप ऑफ 77। तो पहला पता चल गया इसकी मांग क्यों गई, ताकि जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म किया जा सके। और किसने की इसकी मांग? विकासशील देशों ने। और कितने देश शामिल हुए थे शुरुआत में? 77। इन देशों ने 1968 में नई दिल्ली में और 1972 में सैंटियागो में सम्मेलन में यह मांग उठाई कि विश्व की संपदा तथा स्रोतों का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। तो 1968 में एक सम्मेलन हुआ था जो नई दिल्ली में हुआ था, और 1972 में सैंटियागो में सम्मेलन हुआ था। तो उन्होंने सम्मेलन में ये आवाज उठाई, ये बात कही कि पूरी दुनिया की जितनी भी संपदा है, जो भी संसाधन है, जितने भी स्रोत हैं, उनका बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर देशों को ज्यादा दे दो और हम गरीब देशों तक कुछ आने ही मत दो। तो उन्होंने ये बात बोली थी। विकासशील देशों ने एक साथ होकर विश्व के विकसित देशों के निर्गुट आंदोलन के जरिए से चुनौती दी। तो ये जितने भी विकासशील देश थे, इन्होंने एक साथ होकर विकसित देशों के खिलाफ मतलब उनको चुनौती दी। कैसे? निर्गुट आंदोलन। निर्गुट आंदोलन यानी कि किसी गुट में शामिल ना होकर, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में नहीं गए वो, उन्होंने एक साथ मिलकर बट बिना किसी ग्रुप को बनाए विकसित देशों को चेतावनी दी, उनको चुनौती दी। सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के विशेष अधिवेशन में नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की खुली मांग की गई। तो सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जब एक महासभा चल रही थी, तो इस महासभा के बीच में विकासशील देशों ने ये बात कही कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लाया जाना चाहिए, पुराने वाली को खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने इसकी खुली मांग की थी। फिर से वही एक टॉपिक आ जाता है, छोटा सा कुछ पॉइंट्स हैं कि अब नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बट फिर से बता देती हूँ। पहला, विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण करना, यानी कि सामान्यीकरण का मतलब साधारीकरण, यानी कि आसान बना देना, किसी चीज को जनरलाइजेशन कर देना। तो जो विश्व मुद्रा प्रणाली थी, जो बहुत ज्यादा उस टाइम पे टफ थी, मतलब वो जो पूरा सिस्टम था वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, किस तरीके से कैसे काम कर रहा है, पौंड और डॉलर वगैरह को ज्यादा अहमियत दे दी गई थी। तो इसका आसान बनाना इस मुद्रा प्रणाली को, और सभी पैसों को मतलब जितने भी थे उनको एक समान बनाना, यानी कि सभी करेंसीज को एक जैसा बनाना, उनको छोटा बड़ा ना माना। ऐसा होता है ना कि जैसे डॉलर ज्यादा है और पैसों को इतनी कीमती नहीं, मतलब पैसों की इतनी कीमत नहीं है, तो क्या बोल देगा था कि डॉलर से बिजनेस किया जाएगा। तो ये बात कहना कि ऐसा नहीं कि हमारे पास, मतलब अब देखो यार, हर देश के पास जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस के लिए डॉलर ले सकता है। तो ये बात कहेगी कि हमारे पैसों को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार करने के लिए इजाजत दो। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि विश्व मुद्रा प्रणाली को जो है सामान्यीकरण करना। तो पहले तो ये जरूरत थी। दूसरा, विकासशील और विकसित देशों के बीच जो तकनीकी भेद था उसको कम करना। तकनीकी भेद यानी कि टेक्नोलॉजी डिफरेंस। विकसित देश जो थे वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया था, और विकासशील देश यानी कि जो गरीब देश थे वो सीख ही रहे थे। तो उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए भी नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। तीसरा, विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना। ये कहा गया कि जितने भी अमीर देश हैं वो विकासशील देशों के ऊपर जितना भी मतलब पैसों से रिलेटेड जितना भी कर्ज है, बोझ है, उसको कम करने में उनकी मदद करे, यानी कि उनको कर्जा दे लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि वो उसको कर्जे को चुका सके और अपनी जितने भी उनके मनी से रिलेटेड जितने भी उनके काम है उनको भी पूरा कर सके और अपना कर्जा भी वापस दे सके। ये नहीं कि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा कर दिया कि गरीब देश जो है वो ब्याज देता देता ही मर गया। तो ऐसा ना करे जो आज के टाइम पे चीन कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को जो है इतना ज्यादा पैसा दे दिया कर्ज के रूप में, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाया उस पर कि पाकिस्तान अब उसको वापस नहीं कर पा रहा, और चीन धीरे 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 पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाह रहा है। नेक्स्ट है विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना। वरीयता यानी कि प्रायोरिटी, यानी कि अब ये बोला गया कि जो विकसित देश हैं उनको ये कहा जाए कि वो हम गरीब देशों के साथ भी व्यापार करें। ऐसा ही नहीं कि आपस में लगे हुए हैं, हमें पीछे छोड़ दिया, हमारे साथ भी व्यापार करें, हमें भी प्रायोरिटी दें अपने बिजनेस में। दूसरा, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, यानी कि ये कहा गया
कि हम जितना भी माल बना, देखो यार क्या था कि पहले टाइम पे जितने भी ये अमीर देश होते थे ये कच्चा माल खरीदते थे गरीब देशों से और उससे सामान बनाकर पूरा प्रोडक्ट बनाकर फिर इधर उधर बेचते थे, यानी इन्हीं देशों में बेचते थे। तो क्या करते थे, यहाँ तो आप सोचो इन्होंने यहाँ हमसे खरीदे इन्होंने सोना, तो यहाँ इन्होंने हमसे ले लिया 10 रुपये में और वहाँ जाके इन्होंने इसका सामान बना के रेट रख दिया 100 रुपये में और अपनी भी वो करने के लिए हमें दे देंगे 120 रुपये में। तो हमें तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया ना। और उस टाइम पे क्या था कि हम सिर्फ कच्चा माल खरीदते थे, लोग हमसे बना बनाया सामान नहीं खरीदते थे। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जो विकासशील देश थे, मतलब जो विकासशील देश हैं वो जो भी चीज़ उत्पादित करते हैं यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी भी एक्सपोर्ट को यानी कि उसकी खरीदी को, माल को बाहर भेजना होता है एक्सपोर्ट, यानी कि उसको बाहर भेजने को भी प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वो दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर सके और वो भी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके। तो ये कुछ रीजंस थे कि नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड। ठीक है ना, ये टॉपिक आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा होगा और ये यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं इसको समझा देती हूँ क्या है ये। तो 30 दिसंबर 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्प विकसित देशों की स्थिति सुधारने के लिए व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन किया जिसे अंकटाड कहते हैं। तो देखो ये जो अंकटाड है ये एक सम्मेलन है और इसे क्यों किया गया था, जो अल्प विकसित देश हैं यानी कि जो अभी थोड़े गरीब देश हैं जो अपने विकास कर रहे हैं, ऐसे देशों की स्थिति सुधारने के लिए जो है इस सम्मेलन को किया गया था। और ये सम्मेलन 30 दिसंबर 1964 में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इस सम्मेलन को कराया था। तो अंकटाड क्या है समझ गए। 30 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कराया था। क्यों कराया था, जो कम विकसित देश है उनकी स्थिति सुधारने के लिए, और इसी सम्मेलन को अंकटाड कहते हैं। अब तक जो है अंकटाड के 5 सम्मेलन हो चुके हैं, अब जिन्हें हम संक्षिप्त विवरण जो है हमने उनका इस प्रकार दिया कि अब हम इनको शॉर्टली ऊपर से मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो प्रथम अंकटाड यानी कि अंकटाड प्रथम जो पहला सम्मेलन हुआ था वो, तो अंकटाड का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था सबसे पहले वो 23 मार्च 1964 में हुआ था, जो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में एक जगह जेनेवा वो वहाँ हुआ था। और इस सम्मेलन में 77 विकासशील देश यानी कि गरीब देश जिनको बोला जाता है उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से जो है इसको ग्रुप ऑफ 77 यानी कि 77 का समूह कहा जाता है। और ये जो सम्मेलन था ये विश्व व्यापार को विकसित करने यानी कि जो विश्व व्यापार था उसको विकसित करने और विकासशील देशों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया गया था ये वाला सम्मेलन। अब हम देखेंगे अंकटाड द्वितीय यानी कि जो दूसरा सम्मेलन हुआ, तो ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और 1 फरवरी 28 मार्च से और 1 फरवरी से 28 मार्च तक 1968 में हुआ, यानी कि कितने दिनों तक हुआ ये अब आप देख सकते हो। 1 फरवरी को शुरू हुआ था और 28 मार्च तक जो था ये सम्मेलन चला था 1968 में, और कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। और इसमें जो थे 72 देशों ने हिस्सा लिया था, पहले वाले में 77 थे, इसमें 72 थे। और इस सम्मेलन में विकासशील देशों ने विकसित देशों से यह अपील की कि वह अपने बाजारों से सभी तरह के अवरोधों यानी कि रुकावटों को हटा ले। यानी कि क्या था, जितने भी पहले अमीर देश थे ना इन्होंने कुछ रुकावटें लगाए थे, कुछ अवरोध लगाए थे कि विकासशील यानी जो गरीब देश थे वो उनके देश में व्यापार नहीं कर पाते थे, ना तो अपना सामान बेच सकते थे या फिर कुछ भी। तो विकासशील देशों ने इस वाले सम्मेलन में उन अमीर देशों को ये बोला कि प्लीज़ आप अपने बाजारों से सभी तरीके की रुकावटों को हटा लो ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आपके बाजारों में भी व्यापार कर सकें। तीसरा है अंकटाड तृतीय। ये जो सम्मेलन था 13 अप्रैल को 1972 को चिली की राजधानी सेंटियागो में हुआ था। कहाँ पे, चिली की राजधानी सेंटियागो में। और इसमें 140 देशों ने हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक यानी कि करेंसी संकट, ये देखो यार देशों पे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय करेंसी संकट आ गया था बहुत सारे देशों पर, और इस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात की गई थी। तो इस संकट से जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़े थे जो भी था वो इससे रिलेटेड सारी बातें जो है इस वाले सम्मेलन में की गई थी। अंकटाड चतुर्थ ये चौथा सम्मेलन था और ये सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। 5 मई 1976 से लेकर 3 जून 1976 तक हुआ था। 5 मई से लेकर 3 जून तक ये जो सम्मेलन था ये चला था और इसमें 153 देशों ने हिस्सा लिया था। पहले वाले में 77,
दूसरे वाले में 72, तीसरे वाले में 140 एंड फोर्थ वाले में 153। ठीक है। और इस सम्मेलन में विकासशील देशों की तरफ से नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उठाई गई। उन्होंने बोला, जितने भी विकासशील देश थे, कि अब हमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चाहिए ताकि हम अपना भी विकास कर सके, क्योंकि जो पुराने वाली अर्थव्यवस्था थी वो तो सिर्फ विकसित देशों का ही ध्यान रखती है, हमारा तो कुछ ध्यान ही नहीं रखती है। नेक्स्ट आया था अंकटाड पंचम, यानी 5वां सम्मेलन हुआ था। ये 3 जून 1979 को मनाली में हुआ था, यानी कि वही हमारे भारत में ही हुआ था। और इस सम्मेलन में व्यापार और विकास के क्षेत्र से संबंधित विकासशील देशों के बहुत सारे विषय शामिल थे, यानी कि किस तरीके से व्यापार किया जाए, अपना विकास किस तरीके से किया जाए, तो सब बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे वो शामिल थे। नेक्स्ट है अंकटाड षष्ठी, यानी कि जो 6वां सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन 1 से 14 सितंबर तक 1981 में हुआ था पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। और इस सम्मेलन को अमीर गरीब देशों का संवाद भी कहा जाता है। संवाद यानी कि डायलॉग, जिसको विचार विमर्श भी बोलते हैं, यानी कि किसी चीज के ऊपर सोच विचार करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अंकटाड सप्तम। ये सम्मेलन 3 अगस्त 1987 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? जेनेवा में। नेक्स्ट जो हम देखने वाले कैंकुन सम्मेलन, जिसको उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है ये। ठीक है ना। उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर कुछ 3-4 बातें थी, तो उनमें से एक थी ये कैंकुन सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन था ये मैक्सिको के कैंकुन शहर में अक्टूबर 1981 में हुआ था। तो देखो यार, ये कैंकुन शहर में हुआ था मैक्सिको के, इसलिए इस सम्मेलन का नाम रख दे कैंकुन सम्मेलन। और ये अक्टूबर में हुआ था 1981 में। और इसमें जो है 14 विकासशील देश और 8 विकसित देशों ने जो है, यानी कि कुल 22 देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और इसका उद्देश्य था उत्तर दक्षिण संवाद की प्रगति को जांचना। अब ये उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, मैंने अभी आपको इसका पहले भी नाम लिया था, तो मैं इसको आपको अभी क्लियर करने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो। तो उत्तर दक्षिण संवाद की प्रगति, यानी कि ये इसमें जितनी भी बातें कही गई थी, तो वो मतलब उन पर सभी देश अमल कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, कोई मतलब अनदेखी तो नहीं कर रहा। तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो है इस सम्मेलन को किया गया था। इस सम्मेलन के अंत में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना व उत्तर दक्षिण संवाद को आगे बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं हुई। यानी कि जब ये सम्मेलन खत्म हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि हाँ हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अब से शुरू कर रहे हैं, फिर इसकी स्थापना की गई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ना ही इस संवाद को फिर, यानी कि जो उत्तर दक्षिण संवाद था, इसको आगे बढ़ाने पर भी कोई सहमति नहीं हुई थी। विकसित देशों के नकारात्मक व्यवहार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। यानी कि जितने भी अमीर देश थे, विकसित देश थे, तो उनका नकारात्मक व्यवहार यानी कि उनका नेगेटिव बिहेवियर था, तो उसके कारण ये जो सम्मेलन था ये असफल रहा और इसको आगे नहीं कंटिन्यू किया गया। अब ये उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? तो देखो यार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग। संवाद का मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, विचार विमर्श करना, किसी एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करना। तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर के विकसित और दक्षिण के विकासशील देशों के बीच उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई। तो उत्तर दक्षिण संवाद इसे क्यों कहते हैं? देखो यार, उत्तर में जितने भी देश थे उनको विकसित देश कहा जाता है और दक्षिण में जितने भी देश थे उनको विकासशील देश कहा जाता है। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो थी बातचीत हुई थी, तो इसी संवाद को यानी कि इसी मीटिंग को उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। समझ गए? और संवाद से मतलब होता है विचार विमर्श। उत्तरी यानी कि विकसित, जो मैंने भी बताया, और दक्षिण यानी कि विकासशील, यानी कि जो गरीब देश होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। ठीक है। दक्षिणी देशों की स्थिति सुधारने के लिए प्रारंभ की गई बातचीत उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जानी जाती है। यानी कि इन विकासशील देशों के, इन गरीब देशों की स्थिति को अच्छा करने के लिए जो बातचीत शुरू हुई थी उसी को उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो उत्तर दक्षिण संवाद से मतलब है विकसित और विकासशील देशों के बीच में परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श की, वो एक दूसरे को मदद करे अपनी स्थिति अच्छी करने के लिए। तो इसके ऊपर जो विचार विमर्श हुआ था उसी को उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। तो ये क्या था मैंने आपको बता दिया, उत्तर दक्षिण संवाद क्या था, क्यों किया गया था, क्लियर कर दिया। ठीक है। अब एक और बात आ जाती है, छोटा सा टॉपिक है, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या होता है। अब जैसे आपने उत्तर दक्षिण संवाद देखा, तब यहाँ पर आ गया दक्षिण दक्षिण संवाद। तो देखो यार, दक्षिण दक्षिण संवाद यानी कि जो विकासशील और जो विकासशील देश थे, यानी कि जितने भी विकासशील देश थे उनके बीच की जितनी भी बातें थी वो। तो यह संवाद नई दिल्ली में 22 से लेकर 24 फरवरी तक 1982 में हुआ था
और इसमें 42 देश शामिल थे। वो जितने भी देश थे वो सारे विकासशील यानी कि गरीब देश थे। के अलावा अब एक और बात आई कि अब इन गरीब देशों ने क्या किया, बहुत सारे अमीर देशों को भी अपने इस सम्मेलन में, अपने संवाद में जुड़ने का आमंत्रण दिया, यानी कि आप आओ हमारे इस सम्मेलन में जुड़ो। क्यों? ताकि वो अमीर देश आए और उन्हें पता चले कि इन गरीब देशों की मतलब क्या हालत है और वो इन लोगों को पैसा दे सके इनकी स्थिति अच्छा करने में। तो इस सम्मेलन में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि इन जैसे अमीर देशों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि ये इनकी स्थिति को अच्छा कर सके, इनकी कुछ हेल्प कर सके। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये कुछ दक्षिण संवाद के बारे में जो टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कुछ छोटी 4-5 बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने उद्घाटन किया और कितने देश शामिल थे और ये अमीर देश भी शामिल थे और इन्हें क्यों शामिल किया वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अब इस पूरे यूनिट से रिलेटेड, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे समझाए मतलब मैंने जो समझाया अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर आपको लगता है मैंने गलत बता दिया, कहीं मुझे अपनी मतलब जो मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक है, तरीका, मुझे उसको चेंज करना चाहिए, कोई भी अगर आप मुझे अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी पूरा फोकस करूँगी, पूरा ध्यान दूंगी और अगली बार से और ज़्यादा मेहनत करूँगी। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करना एंड प्लीज़ like the video अगर आपको वीडियो पसंद आती है then subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video.